गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए आज अपन पढ़ेंगे देर वाले वाक्य। कौन से वाले वाक्य पढ़ेंगे अपन? देर वाले। आप देर वाले वाक्य में क्या होता है कि आपको बिल्कुल सिंपल रूल है, इसमें नहीं कैसे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है कि इधर उधर भगाना है कि नहीं। अगर देर वाले वाक्य आ गए तो समझ लो आपको बहुत आराम मिलेगा, शांति मिलेगी आपको। इतने सरल वाक्य हैं, बहुत गजब। कैसे? इधर देखो, आपको कुछ नहीं देखना। वाक्य के शुरू में देखो देर से प्रारंभ हो रहा है। क्या वाक्य देर से प्रारंभ हो रहा है ना? ये भी देर से प्रारंभ हो रहा है, यस। ये भी देर से प्रारंभ हो रहा है। यस या नो? यस। अरे भाई क्या करना है आपको? तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है। क्या देखना है? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 2 के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ भी 2 के बाद में क्या है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे यहाँ भी क्या है? 2 के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। वो क्या है कि 2 को तो कर देना 2b। क्या कर देना? 2b। कहने का मतलब इसके आगे तो b लगा देना। अरे b लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये 2b। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसको पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म में चेंज करते हैं? थर्ड में। तो इसको फर्स्ट को किस में चेंज कर दो? आप बताओ किसको दिक्कत आई? है क्या दिक्कत किसी को? नहीं। अरे दूसरे वाक्य में भी ऐसा ही करना है। 2 के आगे क्या लगाना है? अरे मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। क्या कर देंगे इसको? मेड। 2 के आगे क्या लगाना है? और इसकी थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे? रिजेक्टेड। क्लियर है आपको? अब इन वाक्यों को आपको ऐसे हल करना है। देयर इज नो क्वेश्चन टू सॉल्व। अरे भैया इसको सॉल्व करना है तो 2b सॉल्व कर देंगे और शेष वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देंगे। आप देखो मैं कैसे उतार रहा हूं। देयर इज नो क्वेश्चन टू बी सॉल्व। ये पूरा वाक्य बन गया आपका। ठीक है, ऐसे आप नोट डाउन कर लो। देयर इज नो प्लान टू बी मेड अगेंस्ट, शेष वाक्य तो लिख सकते हैं अगेंस्ट हिम। देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। नियम भी लिख लो यहां पर। इसमें प्राय 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंफिनिटिव बोलते हैं इसको, वाक्य में इसमें प्राय 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाक्य में दिखाई देती है। दिखाई देती है। अतः हम पैसिव वॉइस बनाते समय 2 के आगे b प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल कर लिख देते हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है आपका। अब ये देर वाले वाक्य आपके समझ में आ गए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे गोइंग टू वाले वाक्य। हेडिंग डाल लो गोइंग टू वाले वाक्य। गोइंग टू वाले वाक्य लिख लो ऊपर। गोइंग टू वाले वाक्य। ये क्या होता है? इसमें जो कार्य होता है नजदीकी भविष्य के अंदर होता है कार्य। ये वाले वाक्य होते हैं। अब ये उदाहरण में लिखा देता हूं, उसके नीचे नेम भी लिखा देता हूं, उसको लिख लेना आप। ही इज गोइंग टू राइट ए लेटर। मीना is going to drink
water. Kavita is going to cook food in the kitchen. इसमें क्या करते हैं, आपको एक वर्ब दिखाई दे रही होगी, इसमें वर्ब है गोइंग टू, गोइंग टू वर्ब है यहाँ पर, इसके बाद में भी वर्ब है, देख लो इस तरीके से देखो। तो अपन को ये गोइंग टू है, इसको तो कर देना गोइंग टू बी, बस इसमें चेंज कर देना आपको, ठीक है। और शेष वाक्य जो शेष नियम होते हैं वो एज इट इज रहते हैं। अब देखो क्रिया एक ये भी है और एक क्रिया ये भी है, तो ये इसको तो आपको मेन वर्ब मान करके और ऑब्जेक्ट इसको ही मानना है। ऐसे नहीं कि आपने गोइंग टू को मान लिया, नहीं, आपको इसको मानना है। ये तो निकट भविष्य के लिए इसको यूज किया गया है। तो मेन वर्ब क्या है, देखो दो क्रिया है, एक येरी एक येरी, तो आपको क्रिया कौन सी माननी है, मुख्य क्रिया ये, मुख्य क्रिया के बाद में क्या होता है ऑब्जेक्ट। आप थोड़ी देर इधर देखो, आप बाद में इसको लिख लेना। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा बताओ, ऑब्जेक्ट क्या है बताओ सबसे पहले, ये रहा ना, अरे मुख्य क्रिया के बाद में तो ऑब्जेक्ट आता है, तो ए लेटर तो शुरू में आ जाएगा, ए लेटर। अब पहला काम आपका हो गया, चलो बताओ दूसरा काम क्या होता है, साइक्रिया लगाना। साइक्रिया क्या दिखाई दे रही है इसमें बताओ, इज एम आर दिखाई दे रही है। अरे एक वचन है तो इज लगेगा, एम लगेगा, कार लगेगा, इज लगेगा। अब मैंने कहा था इसके आगे ये भी इसी में शामिल है, इसको भी इसमें इंक्लूड करो। गोइंग टू का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, बताओ टू बी। क्लियर है यहाँ तक साइक्रिया, ये यहाँ तक साइक्रिया का काम होता है, हो गया। अब तीसरा काम बोलो क्या आएगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्रिया कौन सी है, ये ही ना, इसकी थर्ड फॉर्म बताओ आप, रिटर्न। हो गया बेटा। अब आगे कोई शेष वाक्य थोड़ी है, चलो फिर क्या लगाएंगे बताओ, बाय, बाय लगा दिया। लास्ट में क्या करेंगे बताओ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है बताओ, ही का ऑब्जेक्ट बताओ, हिम। अब आप सोल्व करेंगे, दोनों वाक्यों को आप सोल्व कर लीजिए और मिला लीजिए मेरे वाले वाक्य से। सोल्व करो फटाफट आप। वाटर to be drunk by मीना। इसी तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे, ये इसके साथ में रहेगा, ये मुख्य क्रिया हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें आ जाएगा फूड इज गोइंग to be cooked in the kitchen by कविता। इस तरीके से इसको आप सॉल्व करो। इसका नियम और लिख लो साथ में ही। जब वाक्य में गोइंग टू दिया हुआ हो तथा गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो गोइंग टू बी में तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलकर
वाक्य को साधारण वाक्य की तरह बदल देते हैं। इस तरीके से लिख लीजिए, जैसे साधारण वाक्य में नियम लगते थे ठीक ऐसे कैसे नियम आपको लगाने। ये जो वाक्य हैं ये इस तरीके से हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, और इसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। कहने का मतलब आपको पता होगा जैसे इज, एम, आर है तो फर्स्ट फॉर्म आएंगे आती है ना इसके बाद में, लेकिन कहां क्या आ रही है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो इज, एम, आर के बाद में तो फर्स्ट फॉर्म आएंगे आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाज, वर के बाद में देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे आर के बाद में भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव के बाद में भी टू प्लस, जबकि हैव के बाद में हैज, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ऐसे वाक्य आ जाए तो अपन को किस तरीके से हल करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो टू बी कर देना, टू को तो क्या कर देना, टू बी, और जो फर्स्ट फॉर्म है उसको किस में चेंज कर देना, थर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसमें भी ऐसे कर देंगे, थर्ड फॉर्म में टू बी, थर्ड फॉर्म में ईडी जोड़ देना, और इसको भी टू बी थर्ड फॉर्म में, और इसको भी टू बी थर्ड फॉर्म में। क्लियर है? अब सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, वही तरीका है जो तुम्हारा साधारण वाक्य में था। अब साधारण वाक्य में कैसे था, सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट क्या बताओ, ये वाला हेल्प, हेल्प के बाद में हिम है, हिम का सब्जेक्ट बनाओ बेटा, ही आ जाएगा। आप साइकिल लगाओ, इज एम आर में से ले लो एक, इज, दूसरा काम हो गया। अब क्रिया देखो, क्रिया ये रही, टू बी हेल्प्ड, क्या बन जाएगा, To be helped. हेल्प्ड। अब क्या लिखो बताओ, बाय। अब क्या लिखो बताओ, द गाइड। ठीक है, अब शेष वाक्यों को आप ऐसे कैसे स्वयं बनाएं, जल्दी करो। इसमें आ जाएगा कि was to be helped by the teacher। ये लो, वेरी सिंपल। इसको भी बनाएंगे तो बिल्कुल सिंपल है, द डॉक्टर। अब इज एम आर में से क्या आएगा, एक आएगा, इज टू बी assisted by them। देखा, देन बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, दोनों ही सही है। इसमें क्या आएगा, दिस वर्क, ऑब्जेक्ट है बेटा, दिस वर्क एक वचन है इसलिए हैज आएगा, हैज टू बी फिनिश्ड in an hour ब्लॉक आएगा, और नहीं ब्लॉक आएगा ये, by me मिस्टर शर्मा, तो सी आ जाएगा, had to be had by मिस्टर शर्मा। ये इनको मिला लीजिए, ऐसे आपके वाक्य सही होंगे। हाँ देखो, द गाइड इज टू हेल्प हिम, टू का टू भी हो गया, हेल्प हिम हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया ही, जो साई क्रिया थी इज के साथ में याद होना चाहिए आपको, इज एम आर, क्योंकि इस कर्ता के अनुसार साई क्रिया लगती है। To be helped by the guide, the teacher was to help him, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया ही, was वर्ब में से एक लगाया, to का to be किया, क्रिया की थर्ड फॉर्म की, by लगाया, the teacher का the teacher लिख दिया। इसी तरीके से इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, the doctor, is एम आर, आर है तो जरूरी आर लगे, डॉक्टर तो एक ही था इसलिए क्या लगा दिया अपन ने, is। अरे एक वचन था इसलिए इज लगाया है, कहीं यहाँ आर लगा देते तो गलत हो जाता, क्योंकि ये तो दे था इसलिए क्या लगाया आपने,
आर लगाया है, टू का टू भी कर दिया, इसकी थर्ड फॉर्म कर दी द डॉक्टर का, ये पहले बना दिया बाय देम। ये जो बाय देम है, बाय देम को इसको हटा ही दीजिए बिल्कुल, क्योंकि अपन ने नियम लिखा दिया था पहले ही कि ये ऐसे कौन कौन से करता है, और लिख लो ऐसे करता कौन कौन से आ जाए आपको। अगर और कंफर्मेशन करना है आपको तो और लिख लीजिए। देखो नो वन भी कर सकते हैं, नो वन लिखा दिए थे, वैसे नो बॉडी आपको लिखा दिया था, एनी बॉडी भी लिखा दिया था, एनी बॉडी, नथिंग, नथिंग भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप लिखेंगे ए फ्यू, ए लिटिल, द लिटिल, इसके बाद में आपका द फ्यू भी आ सकता है और फ्यू भी आ सकता है। ये भी कर्ता यदि आ जाए, ये कर्ता के रूप में एवरीबॉडी इस तरीके से आ जाए, ईच इस तरीके से आ जाए, तो भी आपको क्या करना है, इसमें लिख लीजिए बाई नहीं लगाना है, बाई नहीं लगाना है, बाई नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, तथा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब अपन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये अपन पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले, हेल्पिंग वर्ब वाले, हेल्पिंग वर्ब हिंदी में भी लिख देता हूं, सहायक क्रिया वाले वाक्य। जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनको अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। अब इनका सहायक क्रिया में क्या क्या रोल होता है देखो। पहला वाक्य मैं बताता हूं आपको, जैसे डू, डथ, सी, राइट, ए लेटर। जैसे, जैसे और लिख लो, जैसे। अगर ऐसा वाक्य आ जाता है, शुरू में सहायक क्रिया आ सकती है, ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया ये से भी आ सकती है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में आपको मॉडल वर्ब भी आ सकती हैं, मॉडल वाली जो आपको लिखा रखी है मैंने। मॉडल वर्ब में जैसे देखिए, कैन भी आ सकता है, ये लिखा दी थी आपको, कुड भी आ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी लिखा दिया था, मस्ट भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, विल, शैल, ये सब मॉडल वर्ब है, एक्सेट्रा इत्यादि। बहुत सारी मॉडल वर्ब है जो आपको पहले ऑलरेडी लिखा रखी है, इसलिए लिखाने की जरूरत नहीं है। आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले सूत्र लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, ताकि आपको पैसिव बनाने में दिक्कत न आए। सबसे पहले आएगा यहाँ पर सहायक क्रिया लगाना, सहायक क्रिया लगाना। सबसे पहले आपको सहायक क्रिया लगानी है, प्लस दूसरा काम क्या है, देखो ये भी सब्जेक्ट है, तो तुमको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। फिर तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। फिर अगर शेष वाक्य है तो शेष वाक्य। फिर आपको करना है बाई, और फिर लगाना है आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाना। ये आपको आनी चाहिए, इसी सूत्र से आपको बनाना है। इस सूत्र से जितने भी सहायक क्रिया वाले हैं वो सारे वाक्य सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो किस तरीके से सॉल्व करना है आपको।
जैसे इसी वाक्य को अपन को सोल्व करना है तो कैसे हल करेंगे ये अभी देखते हैं। इसको अभी सोल्व कर देते हैं। ये साइक्रिया से शुरू हो रहा है, सबको पता है साइक्रिया से शुरू हो रहा है। तो फॉर्मूला में लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है था बताओ? साइक्रिया। देखो आप कुछ भी मत करो, जैसे प्रश्न में लिखा है ना वैसे वैसे करो। प्रश्न में क्या लिख रखा है? साइक्रिया है शुरू में, तो तुम भी साइक्रिया लगा दो। तो साइक्रिया क्या लगेगी? डू डज है, तो साइक्रिया क्या लगेगी पता है आपको? नहीं पता है तो लिख लो। अगर डू डज हो तो साइक्रिया लगेगी इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और अगर डिड हो तो साइक्रिया लगेगी वाज वर, अगले टेंस पर। ये ध्यान कर लो। ये अपन ने साधारण वाक्य में नहीं लिखाया था, क्योंकि साधारण वाक्य में ये डू डज डिड लगते ही नहीं है। इनका प्रयोग तो केवल नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस में और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही इनका प्रयोग होता है। इसलिए साधारण वाक्यों के अंदर हमने इनको लिखाया नहीं था। आप लिख लीजिए, डू डज आ जाए तो साइक्रिया इज एम आर ही लगेगी, और डिड आ जाए तो साइक्रिया वाज वर ही लगेगी। अब देखिए साइक्रिया इज एम आर अपन इसमें नीचे लगा देते हैं। ये लिख दिया इज, ये लिख दिया एम, ये लिख दिया आर। अरे तीनों लिख के देख लो, कोई सी भी लग सकती है। अब पहला काम ये हो गया। फॉर्मूला में देखो दूसरा काम क्या है बताओ? सब्जेक्ट। क्योंकि ये सब्जेक्ट आ गया ना यहाँ पर, तो सब्जेक्ट से आपको भी याद आना चाहिए कि अरे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है ना वैसे वैसे आप काम कर दो, रटने की जरूरत नहीं है। प्रश्न कह रहा है साइक्रिया तो तुरंत याद कर लो अरे साइक्रिया लगानी है। प्रश्न कह रहा है सब्जेक्ट तो इसका मतलब याद कर लो अरे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? देखो ये तुम्हारी क्या है? मुख्य क्रिया है कि नहीं है? मुख्य क्रिया के बाद में क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट। क्या बना दो? ए लेटर को सब्जेक्ट यहां बना दिया हमने, बना दिया क्या सब्जेक्ट? अब ए लेटर के साथ में क्या लगेगा बताओ? इज लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा बताओ? इज लगेगा, लगा दूं? ये लो, इनको हटा देता हूं, ये लो, ये लो। एक वचन करता है, एक वचन की साइक्रिया। आई करता होता तो एम लगता, बी करता होता तो आर लगता, लेकिन यहाँ ए लेटर है सब्जेक्ट के रूप में तो इज लगेगा। अब दूसरा काम हो गया। अब काम कौन सा होगा बच्चों? तीसरा। तीसरे में क्या बताया था मैंने बताओ? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब राइट की थर्ड फॉर्म बताओ? रिटर्न क्लियर है क्या? आप बताओ शेष वाक्य है क्या कोई आगे? नहीं। तो फिर चौथे काम पे क्या लगाएंगे बताओ? और फिर पांचवा बताओ? सब्जेक्ट ढूंढो, ये है या ये है? सी। तो सी का ऑब्जेक्ट बता दो फटाफट। और लास्ट में क्या लगा देंगे? नहीं, बताओ क्या लगाएंगे? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यहां भी नहीं लगाया, मैं भूल गया। इधर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, इधर भी प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। इसमें नहीं जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, साधारण वाक्य में चेंज करना। यहाँ प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक में ही चेंज होगा। नोट। आप देखिए जैसे डिड से वाक्य चालू है तो डिड में क्या करेंगे अपन? वाद वर्ब में चेंज करेंगे। वाद वर्ब में अपन ने चेंज कर दिया। अब इसको देखो बेटा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा? ट्रीज। अब ट्रीज के साथ में वाद लगेगा, वर लगेगा बताओ? वर लगेगा तो वाद को मिटा देता हूँ, एक ही रखना है। तीसरे में तीसरा क्रिया की थर्ड फॉर्म करो, कट कर दिया। कट करने के बाद में बाय लगा दो और सब्जेक्ट का क्या बना दो? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या लगा दो? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपका वाक्य क्लियर हो जाता है। अगला वाक्य देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, कई साइक्रिया वाले वाक्य कर देते हैं अपन। जैसे यहाँ करा, हैज सी स्टोलन माई बुक्स। क्या उसने मेरी किताबें चुरा ली हैं? दूसरा प्रश्न है ये। तीसरा है, हैड सी caught a mouse। फिर आएगा जैसे विल राधा
मेक ए बैग, इस तरीके से मॉडल ले लो, कैन ही प्ले फुटबॉल, इस तरीके के वाक्य हैं। अब इनको बनाने के लिए वही सिंपल सा रूल है, बिल्कुल सीधा नियम है। सबसे पहले साई क्रिया के नीचे साई क्रिया लगाएंगे, हैज के नीचे लिख देंगे हैज। हैज को किसमें चेंज करते हैं? या तो हैज बीन में चेंज करते हैं या हैव बीन में चेंज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्यों में बीन को इसके पास में मत लगाना, बीन को आपको दूरी रखना है, क्योंकि जो बीन का साई क्रिया का जो टुकड़ा होता है वो उसको ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर साई क्रिया का टुकड़ा हो तो उसको बाद में लगाना है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, सबसे पहले माई बुक्स है तो पहले यहाँ माई बुक्स आएगा बच्चों, माई बुक्स। अब भैया माई बुक्स तो है, अब माई बुक्स एक है या अनेक है? अनेक है तो हैज आएगा कि हैव आएगा बताओ? हैव आएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? हैव। पहले समझ लीजिए, हैव माई बुक्स बीन। अरे हैव का हैव बीन होता है, लेकिन बीन कहाँ चले जाता है प्रश्नवाचक वाक्यों में? टुकड़ा हमेशा बाद में चले जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीन आपकी थर्ड फॉर्म बताओ मेरे को क्या होगी? स्टोलन। फिर क्या लगाना है आपको? फिर करता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ, क्लियर है क्या? चलो इसको बताओ, इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ। सबसे पहले तो ये बना दो, ए माउस हो गया क्या? अरे साई क्रिया के नीचे साई क्रिया लगाएंगे कि नहीं? हेड का क्या कर देंगे? बीन कहाँ लगाऊं? क्लियर है, क्रिया की थर्ड फॉर्म पहले से ही है, पहले से है कि नहीं है बताओ भाई? लगाऊं कि नहीं लगाऊं? अरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊं कि नहीं बनाऊं? क्लियर। चलो इसको करके बताओ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो, क्या है? ए बैग है। अरे विल साई क्रिया के नीचे साई क्रिया लगा दो, विल का क्या हो जाएगा? विल बी कहाँ लगेगा? टुकड़ा हमेशा बाद में लगता है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई सी भी साई क्रिया हो, यदि उसमें टुकड़ा लगा हुआ है तो टुकड़ा हमेशा कर्ता के बाद में लगेगा। कौन से वाले वाक्यों में? प्रश्नवाचक वाक्यों में और नकारात्मक वाक्यों में, ठीक है। आप क्रिया की थर्ड फॉर्म करो, क्या आ जाएगी? मेड। और क्या आ जाएगा फिर? बाई। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? राधा। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसमें देखो, कैन का क्या हो जाएगा? कैन नहीं, कैन बी कहाँ लगेगा? कर्ता के बाद में कर्ता लेके आओ, क्या है बताओ? फुटबॉल। फुटबॉल लिख दिया अपन ने, टुकड़ा बाद में लगा है पहले। क्रिया की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हुई कि नहीं? बाई लगाएंगे कि नहीं? ई का क्या हो जाएगा? और लास्ट में क्या लगा देंगे? इस तरीके से आप उतारिए। फिर आपको एक टुकड़ा वाला सेंटेंस और देता हूँ। ये फर्स्ट वाला आपने नोट डाउन कर लिया क्या? यस सर। केवल फर्स्ट को इरेज करूंगा मैं, और आप उतारिए आराम से। He is writing letters। एक तो साधारण वाक्य हो गया, लेकिन इसको क्या करना है? प्रश्नवाचक में बदलना है, तो इसको पहले कर दो, ही को बाद में कर दो। इज ही राइटिंग लेटर्स। और एक और दे देता हूं, वॉच सी कुकिंग फूड। इस तरीके के मैंने कंटिन्यूअस के आपको दो वाक्य दे दिए हैं, दो वाक्य आपको बनाने हैं। अब ये किस तरीके से बनेंगे ये मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी आपको टुकड़े आएंगे और उन टुकड़ों को आपको क्लियर करना है। सबसे पहले देखो, इज है, इज है मार में से एक आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, आईएनजी आ गया। इज है मार फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो इज है मार प्लस बीइंग कर देते हैं, ये आपको बताया। इज है मार बीइंग साधारण वाक्य में देखना, तो इज है मार को तो लगा दो इज है मार। मैंने कहा था कंटिन्यूअस टेंस ज्यों का त्यों रहता है, इसको चेंज नहीं करते हैं। इज है मार फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो तो इज है मार
बीइंग कर देते हैं। अब बीइंग कहाँ चले जाएगा टुकड़ा बताओ, बाद में गया कि नहीं गया, इस तरीके से गया। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट कौन सा है बताओ, Letters. लेटर्स है। लेटर्स ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया आपने। अब लेटर्स के अनुसार कौन से लगेगी बताओ, Are. इसको मिटा दूं, आर लेटर्स बीइंग। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म देखो, राइट में जुड़ रहा है ना आईएनजी, तो राइट की थर्ड फॉर्म बताओ, Writing. रिटर्न, रिटर्न बाय हिम। क्लियर है। इस तरीके से इस सेंटेंस को बढ़ाना है। देखो वाज वर्ब का तो क्या रहेगा, वाज वर्ब, और इसके बाद में पास्ट फॉर्म आईएनजी है, तो अपन क्या करेंगे, पास्ट फॉर्म आईएनजी हो तो बीइंग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बीइंग को कहां लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के बाद में। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, फूड, फूड का सब्जेक्ट बनाओ, फूड, फूड एक वचन में आएगा, बाद लगेगा वर्ब, Was. वर्ब को हटा दीजिए, क्रिया की थर्ड फॉर्म करो, कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, Cooked. और क्या आ जाएगा, सी का क्या हो जाएगा। Correct. इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। क्लियर। जैसे मैंने दिया, डिड योर टीचर taught him a lesson। दूसरा लिख लो, shall I cut this tree? Can you, would you, write novels आगे और लिख लो, have girls broken the chairs इस तरीके से इन सेंटेंस को आपको कॉपी में नोटेट करना है और घर पर सोल्व करना है। सोल्व करके और नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाना है। आज इतना ही कराएंगे, और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी आपकी WH वर्ड की थिंक।